नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण लगातार 2 दिन हुए हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे पर हादसे को रोकने के लिए पहली बार ऐसा किया गया है। यह रोक शाम 5 बजे से कोहरे का प्रकोप खत्म होने तक लागू होगी। मंगलवार को एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर शाम 5 बजे के बाद पहुंची ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया गया। टोल प्लाजा पर चालकों के लिए चाय के प्रबंध के अलावा यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने और अपनी लेन में चलने और गति सीमा का पालन करने की घोषणा भी की जा रही है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया गया हाईवे पर। आपको बता दें कि ये शाम 5 बजे के बाद संचालन बंद रहेगा और इसके साथ ही हादसों को लेकर के जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को अपने लेन पर चलने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन पर रोक लगाई गई है। हादसों को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहन त्यागी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरीके से ये हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये प्रशासनिक अमले की तरफ से ये बड़ा सख्त कदम उठाया गया है, क्या कुछ और जानकारी है? और किस तरीके से इस कदम को, क्योंकि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली का अगर जिक्र आता है तो किसान खासतौर पर अपने इसको कारोबार से लेते हैं, जोड़ते हैं, तो किस तरीके से किसानों का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? बात की जाए तो तमाम एक्सप्रेस जारी कर दिए गए हैं। आगरा मुंबई हाईवे हो, कानपुर हाईवे हो या तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है, नोएडा एक्सप्रेस, सबसे पहले जो अथॉरिटीज की तरफ से जो नियम पारित किया गया है, जो 100 की स्पीड थी वो 75 में कर दी गई है। वही किसानों के रुख की बात की जाए तो क्योंकि फसल का समय है और फसल के समय में रात्रि को 5 बजे के बाद यानी शाम को 5 बजे के बाद नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर इस तरह के वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ओवरलोडिंग पर भी प्रतिबंधित किया गया है। वही तमाम दिशा निर्देश रिफ्लेक्टर पे भी दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे पर टीवी पट्टियां लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है ताकि घने चौड़े में वाहनों को इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है ताकि हाथों पर जो है कंट्रोल किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है। बिल्कुल मयंक, इस दौरान ये बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा में चाय की व्यवस्था की गई है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि दरअसल अपने ही लेन पर चले, दूसरे लेन पर न जाएं। किस तरीके की व्यवस्थाएं और की गई हैं? देखिए, आगरा की जो स्थिति की बात की जाए तो आगरा में आपको स्थिति बता दें कि रेलवे बसों के संचालन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है 15 जनवरी तक। अगर टोल प्लाजा की बात की जाए, टोल प्लाजा पर स्पीडोमीटर लगाया गया। अगर स्पीडोमीटर से अगर कोई गाड़ी गुजरती है तो उसका तुरंत चालान हो जाता है। टोल कर्मियों के पास पुलिस की भी तैनाती की गई है। साथ ही आपका बस परिवहन से संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी स्वागत की गई है। अगर कोई यात्री में अगर वाहन तेजी से घूमता है तो जरूर जो है चालान के दायरे में आ जाएगा। चीजों को किया गया है, ट्रैक्टरों पर भी रोक लगाई गई है, लगाई गई है। सुबह के घने चौरों पर की बात की जाए या रात्रि के 8 बजे के बाद आगरा की उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों का संचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया। चाहे वो कानपुर रूट हो, चाहे वो दिल्ली रूट हो, चाहे वो राजस्थान के लिए रूट हो, तो तमाम रूटों पर भी संचालन बंद कर दिया गया है 15 जनवरी तक। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मयंक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से तो ट्रैक्टर ट्रॉले के संचालन पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह रोक लगाई गई है और इसके साथ ही अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, सतर्कता बरतें लोग और अपने लेन पर ही चलें, क्योंकि कोहरे की वजह से खासतौर पर जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, उन हादसों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि दरअसल ट्रैक्टर और ट्रॉली पर रोक लगा दी गई है एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए। खबर सोनभद्र से है, जहां कांग्रेस नेता अजय राय का मामला। कांग्रेसियों ने जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपा है। सत्ता पक्ष के दबाव में फर्जी मुकदमा लिखने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेसियों ने अजय राय पर मुकदमे को फर्जी बताया है। जो मुकदमा अजय राय पर दर्ज कराया गया है उसे कांग्रेसियों ने फर्जी बताया है। मुकदमा वापस करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है एसपी को। आपको बता दें कि अजय राय पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको फर्जी बताया गया है कांग्रेसियों की तरफ से और कहा गया है कि दरअसल इस मुकदमे को वापस लिया जाए।
तो कांग्रेसियों ने जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि ये मुकदमा फर्जी है और इस मुकदमे को वापस लिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुभाष, कांग्रेसियों की तरफ से ये जो प्रदर्शन किया गया, एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, फर्जी मुकदमा बताया गया अजय राय पर जो दर्ज है, और किस तरीके की मांग की जा रही है? यदि ज्ञापन के दौरान जो सौंपा गया है, यदि ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, ये हुआ सर। आपको बता दें कि जब से सोनभद्र में अजय राय आए और राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने कार्यक्रम किया, इसके बाद भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि स्मृति ईरानी लेके जाती है और लड़के सबको दिखाकर वापस चली जाती है, जिसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से पलटवार हो रहा है। और इसी को उसके बाद एक भाजपा की जो सोनभद्र महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष है पुष्पा सिंह, इनके तारीख पर रावतगंज पुलिस ने अजय राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमा का कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है और कल देर शाम एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है और पूरी तरीके से इस मुकदमा को फर्जी बताया। और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जो अजय राय पे मुकदमा लिखा गया है तो सत्ता पक्ष के दबाव में लिखा गया है और ये पूरी तरीके से गलत है और इसको तत्काल वापस लिया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सुभाष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया है एसपी को और इसके साथ ही ये कहा गया है कि दरअसल इस मुकदमे को वापस लिया जाए, इस फर्जी मुकदमा बताया गया है। इससे आपको बता दें खबर आगरा से है, जहां जिम पर दो पक्षों में बवाल हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में गोली चली है, जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे भी चले। इस दौरान पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। 3 लोग हिरासत में भी। अचनेरा थाना क्षेत्र के साधन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये झड़प हुई, आपको बता दें कि जहां पर पुलिस बल मौजूद है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिम में 2 पक्षों में बवाल हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में गोली भी चली है। बड़ी खबर है आगरा से, आपको बता दें कि इस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में गोली भी चली है और पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। मयंक, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला आगरा कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन का है, जहां थाना अचनेरा में लगभग एक जिम संचालक और एक ही गांव के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बीच में विवाद हो गया, जहां लगभग बताया जा रहा है गोली चलने जैसी घटना भी सामने आई है। और मौके पर मौजूद पुलिस के सामने ही अपनी मस्ती। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को तो गोली चलने की खबर ये सामने आई है। आपको बता दें कि दरअसल 2 पक्षों में गोली चली है और पुलिस की मौजूदगी में गोली चली है। जिम में 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे भी चले हैं। तो पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह आगरा से खबर है, जहां पर 2 पक्षों में मारपीट हुई है और उसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो गोली भी चली पुलिस की मौजूदगी में। आपको बता दें कि दरअसल इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी मयंक त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। मयंक, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में गोली चली है, देखिए कहीं ना कहीं
दो पक्षों के बीच में झगड़ा है। जिम संचालक के लेकर विवाद था, जहां पर करीबन आधा दर्जन से ज्यादा युवक इस पक्ष में थे और आधा दर्जन से ज्यादा और दूसरे पक्ष में थे। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस के आगे ही जिम संचालक के समर्थक व साथियों के द्वारा लाठी डंडे और पत्थर की बात की जा रही है। लाठी डंडे लेते हुए आगे दूसरे पक्ष के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल कि पुलिस की मौजूदगी में आखिरकार इनको बाहुबल इस तरह कहां से मिला, जहां पर गोली चलने की विवाद सामने आ रही है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल दोनों पक्षों की जांच पड़ताल में आगे की कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल कि आगरा तमिस्टेट लागू होने के बाद इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है वो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मयंक। तो पुलिस की मौजूदगी में गोली चली है। आपको बता दें कि दरअसल दो पक्षों में झड़प हुई है। जिम में ये झड़प हुई है बताया जा रहा है। तस्वीर में भी देखिए आप। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे। इसके आधार पे हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे आज बच्चे के शव को हमने बरामद किया है, घर वालों को सुपुर्द किया है। घर वाले संतुष्ट हैं। घर वालों ने रिक्वेस्ट की है कि रात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। तीनों पुलिस हिरासत में है और हम पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो आईपीसी प्रोवाइड करती है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उनको मिले। उसकी क्या बचा रही है? के बाद हत्या हुई है या फिर उस दिन ये घटना हुई है? जो इंटरोगेशन में आया और जो तमाम हमारे पास एविडेंस है, उनका कहना ये है कि बच्चा लगभग 4:55 पे इस गली से निकला है, जो कैमरे में दिखाई भी दे रहा है सबको। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात इस बच्चे को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसकी 10 मिनट के अंदर उसकी उन्होंने हत्या कर दी है। और अगले 15-20 मिनट में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया है। कारण क्या पता लगा हो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों करा? अभी जो इंटरोगेशन में जो पॉइंट्स आए हैं, इंटरोगेशन में जो हमारे पास इन लोगों ने जो बताया, सूचना दी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे, उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना, जिससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा ज़िंदा है। बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे और जैसे ही मामला शांत हो, ये कॉल करके पैसा मांगते और उनसे पैसा। उधर 6 दिन से लापता शौर्य का शव खेकड़ा थाना क्षेत्र के फकरपुर गांव के जंगल से ही बरामद किया गया है। पुलिस ने शौर्य के चाचा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला है कि पैसे के लालच में शौर्य का अपहरण व हत्या की गई है। 15 दिसंबर की शाम घर से ट्यूशन के लिए निकला छात्र शौर्य का अपहरण कर लिया गया था। देर शाम घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ईख के खेत से बंद बोरे से शौर्य का शव बरामद कर लिया गया है। शव को बोरे में डालकर जमीन से दबा दिया गया था। सूचना पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। खबर कन्नौज से, जहां मेडिकल कॉलेज के सामने अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। मरीजों को खुद खींचना पड़ता है स्ट्रेचर। मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय नदारद रहते हैं। स्ट्रेचर लेने के लिए मरीजों को आधार कार्ड देना होता है। मरीजों द्वारा व्हीलचेयर खींचने का वीडियो वायरल हो रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय नदारद नजर आते हैं। मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय नदारत नजर आते हैं। मेडिकल कॉलेज में सामने अव्यवस्थाएं आई हैं। मरीजों द्वारा व्हीलचेयर खींचने की तस्वीरें सामने आई हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तीमारदार मरीज की व्हीलचेयर खींचते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वार्ड बॉय कहीं नजर नहीं आते हैं। खबर अमेठी से है, जहां जामो थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। दबंग अपने हिसाब से घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। तो अमेठी से खबर है जामो से, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला है और दबंग अपने हिसाब से घटना को अंजाम दे रहे हैं। जामो थाना क्षेत्र की
कानून व्यवस्था चरमराई नजर आ रही है। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के गुरुग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को लगाने का काम करते हैं, खपाने का काम करते हैं। शौर्य, समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण गुरु गोविंद सिंह का जीवन न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और वो हमेशा हमारे लिए एक पाथे का कार्य करेगा। वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के विशेष महत्व दिया करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा समाज में मानवता की पोषक है और उसके नाते उन्होंने हमेशा, जहां एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कश्मीर जी ने, कि शक्ति रहेगी तो धर्म बचा रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात उड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात उड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह ने नाम कहा। आज इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, हमारे विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को लेकर, अमूल्य विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी देश का वास्तविक धन उसके बैंकों में नहीं, बल्कि उसके स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मुझे आप सबके बीच में आकर, इस कैंपस में आकर देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर चर्चा करने के लिए भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो आज राष्ट्र की जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है और उस शिक्षा नीति में राष्ट्र के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करती है। अतः उसका उत्कृष्ट और सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आप सबके बीच में नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और लंबे कालखंड के बाद इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति उनके दिशा निर्देशन में तैयार हुई है, जिसमें बिंदु से लेकर ब्रह्मांड तक, मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं को इसमें छूने का काम किया है, उसका समावेश हुआ है। और नई शिक्षा नीति हमारे समय की भी मांग थी। 150 वर्षों से अधिक समय तक मैकाले और उसके मानस पुत्रों द्वारा भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को तिरस्कृत करने का घृणित कार्य किया गया, जिससे भारत की जो युवा तरुणाई है, युवा छात्र हैं, होने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, उस सभी पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने वर्षों के बाद जिस शिक्षा नीति की हमको लंबे समय से दरकार थी, लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी, जरूरत थी, वह असल शिक्षा नीति अब देश को प्राप्त हुई है, हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है, वहीं एक और कदम देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगी। वहीं देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत, नया भारत, लगातार उसका प्रोत्साहन हो रहा है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आप देखते होंगे, एक समय भारत की पहचान 2014 से पहले एक डब्बू भारत के रूप में,
पिछलग्गू भारत के रूप में, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में हो गए। हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को लीडरशिप दे सकता है, दुनिया को राह दिखा सकता है, चाहे कोई फील्ड हो। हर फील्ड में आज भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अभी इसका उदाहरण है, देखिए आप, पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समय में भी दोनों ही देश कहीं न कहीं भारत की ओर देख रहे थे। जो हमारे वहाँ के बेटे बेटियाँ बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर थे, उन बच्चों को भी जब बाहर आना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपतियों से बात करी और 3 दिन का 4 दिन का युद्ध विराम हुआ। सारे के सारे बच्चे वहाँ से बाहर निकले। इतना ही नहीं, भारत के सारे बच्चे तो तिरंगा लेकर बाहर निकले ही निकले। वहीं ऐसे देश जो हमारे बारे में तमाम षड्यंत्रों को करने में आगे रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारी विफलता को मन से मनाते रहते हैं, तमाम आतंकवादी गतिविधियों को, जिहादियों को, अलगाववादियों को लगातार उकसाने का काम करते हैं, लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। उस देश के भी बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अपने कंधों में भारत का झंडा लेना पड़ा और वह भी उसको ये नया भारत है। आज युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगे। इस शिक्षा नीति को इस रूप में लाने के लिए सरकार के साथ साथ हमारे जैसे विश्वविद्यालय हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यह महान कार्य तब पूरा होगा जब नई शिक्षा नीति पूरे रूप से, पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर लागू हो जाएगी। इसको हम सब लोगों ने मिलजुल कर करना है। मुझे प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे शिक्षा जगत के सभी शिक्षकगण, सभी विद्वान, सभी विश्वविद्यालय अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, बड़े उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। और यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग से बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का पक्षपात किया गया हो या किसी एक पक्ष विशेष की ओर इसका विशेष झुकाव रहा हो। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिस राज्य का मैं सेवक हूँ, उस राज्य ने देश का वो प्रथम राज्य है जहाँ स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया है। आप सभी नई शिक्षा नीति को लागू करने से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी इस भूमिका के साथ न्याय करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नए भारत के निर्माण में लगे हैं जिसमें आने वाली नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, उसके भी आधार बिंदु पर, उसके केंद्र बिंदु पर अगर कोई है तो हमारी तरुणाई है, हमारे नौजवान हैं, हमारे युवा हैं। यहाँ के छात्र छात्राओं के उत्साह और विश्वविद्यालय के कार्य को देखकर लगता है कि यह विश्वविद्यालय ऐसे नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न गांवों में जाकर तमाम प्रकार के जागरूकता अभियान को चलाने का भी काम किया गया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को चरितार्थ करते हुए विश्वविद्यालय, अस्पताल और डेंटल कॉलेज के माध्यम से जन सेवा के कार्य में लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने अंदर सेंटर में जाकर तमाम प्रकार के डेमो देखे, तमाम प्रकार के जो वहाँ पर अध्यापन का कार्य चल रहा है, शिक्षा अर्जन का काम चल रहा है, वह अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप सभी देश का भविष्य हैं। आप सभी अपने जीवन का लक्ष्य तय करिए, संकल्प ले लीजिए कि हमको कहाँ जाना है, हमको किस दिशा में जाना है, हमको क्या बनना है। और एक बार संकल्प लेकर उसमें विकल्प को मत तलाशिए, क्योंकि संकल्प में अगर विकल्प आ गया
तो आप सुन रहे थे हरियाणा के गुरुग्राम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।